वेलकम स्टूडेंट्स, एकलव्य आईएएस एकेडमी के इस वीडियो लेक्चर में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर रॉय और अभी जो हम टॉपिक देखेंगे वो है एंजाइम्स के बारे में कि एंजाइम्स क्या होते हैं और वो किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं, उनकी जो है वर्गीकरण कैसे किया जाता है, तो उसके बारे में हम ब्रीफली इसके बारे में देखेंगे। तो एंजाइम्स के बारे में देखने से पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि जैसे ऐसा देखा गया है कि जो लिविंग सेल है, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनमें एक एबिलिटी ये होती है कि वो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, बहुत सारे कठिन टाइप के जो रिएक्शन होते हैं, मुश्किल रिएक्शन होते हैं, वो बहुत आसानी से बहुत जल्दी उसको कर पाते हैं। मतलब वही रिएक्शन अगर मैं रूम टेम्परेचर पे करूं तो रूम टेम्परेचर पे प्रयोगशाला में उसको करने में जितना समय और जितनी ऊर्जा और जितना ये खर्चा होगा, उससे काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोशिका के अंदर ये रिएक्शंस होता है। तो जब कोई भी रिएक्शन जब ऐसा जल्दी होता है, इसका मतलब उसमें कोई ऐसा चीज़ उसके साथ इन्वॉल्व है, जुड़ा हुआ है, जो कि उस रिएक्शन को जल्दी करने में मदद कर रहा है। तो जब प्रयोगशाला में हम ऐसे रिएक्शंस को करते हैं तो उनको हम कभी कभी ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जिसको हम कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है, उसके वेग को बढ़ा देता है या कम कर देता है। तो यहाँ पर भी देखा गया है कि कोशिका के अंदर भी कुछ ऐसे इस तरह के चीज़ें पाई जाती है जो कि कोशिका के अंदर जो प्रतिक्रियाएं हो रही हैं उसकी वेग को, उसकी गति को नियंत्रित करती है, उसको बढ़ा देती है ताकि वो जल्दी हो जाए। नॉर्मली उसको लिए अगर ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए तो वो कम टेम्परेचर पर ही उसको करा देती हैं। तो इसलिए बोला है कि रूम टेम्परेचर ऑफ जो है, जो आजू बाजू का वातावरण का जो तापमात्रा रहती है, उसी में उस रिएक्शन को करा देता है। जबकि अगर हम उसी प्रयोग को प्रयोगशाला में करें, उसी प्रतिक्रिया को, तो उस टेम्परेचर पे उतनी तापमात्रा पे वो नहीं होगी। लेकिन कोशिका के अंदर न सिर्फ उसी तापमात्रा में वो कराती है पर जल्दी भी कराती है। तो रैपिड होता है और सराउंडिंग टेम्परेचर पर ही होता है। तो ऐसे जो एजेंट्स या जो फैक्टर्स या जो कारक हैं जो कि इस तरह की चीज़ें कराते हैं, उनको देखा गया है कि वो प्रोटीन होते हैं। तो बोलते हैं कि जो प्रिंसिपल एजेंट, जो मेन एजेंट जो है, जो कि इस तरह की चीज़ें कराता है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह का रूपांतर करने में मदद करता है, वो एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होता है। वो एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो कि इस चीज़ को कराते हैं और उनको बोला जाता है एंजाइम। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक तरह के प्रोटीन्स है जो कि कोशिका के अंदर पाए जाते हैं और वहाँ की जो प्रतिक्रियाएं, रासायनिक प्रतिक्रियाएं कोशिका के अंदर होती है, उनको कराने में मदद करते हैं। न सिर्फ मदद करते हैं बल्कि बहुत आसानी से कराते हैं। बहुत जल्दी वो प्रतिक्रियाएं होती है, बशर्ते कि अगर हम कंपेयर करें कि उसी प्रतिक्रिया को बाहर हम प्रयोगशाला में कर रहे हैं तो उसके मुकाबले वो बहुत जल्दी भी होती है और कम तापमात्रा में ही वो प्रतिक्रियाएं हो जाती है। तो एंजाइम को इसलिए बोला जाता है कि दे आर ऑल्सो नोन एज बायो कैटलिस्ट। तो एंजाइम को बायो कैटलिस्ट भी बोला जाता है। मतलब वो क्या है? वो कैटलिस्ट है लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में काम करते हैं, इसलिए बायो कैटलिस्ट उनको कहा जाता है। तो एंजाइम्स आर प्रोटीन्स स्पेशलाइज टू कैटलाइज बायोलॉजिकल रिएक्शन। मतलब बायोलॉजिकल जो प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको कैटलाइज करने के लिए, उनकी गति को बढ़ाने के लिए, करने के लिए ये स्पेशलाइज्ड होती हैं। तो इनका स्पेशल काम ये है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस को ये आसानी से करवा सकें। तो एंजाइम्स बोलते हैं ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक किसके लिए? मतलब बहुत ये सिलेक्टिव है। किसके लिए? तो रिएक्शन, जो रिएक्शन को वो कैटलाइज करेगा। मतलब कहने का मतलब एक एंजाइम जो प्रतिक्रिया को कैटलाइज करेगा, वो एंजाइम किसी दूसरी प्रतिक्रिया को नहीं करेगा। तो प्रतिक्रिया जो हो रही है उस प्रतिक्रिया से वो एंजाइम जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होता है, उसी को करता है। दूसरी तरह की प्रतिक्रिया को वो नहीं करेगा, तो उसके लिए दूसरा एंजाइम होगा। तो एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर रिएक्शन, कैटलाइज्ड एंड इन देयर चॉइस ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब किसके ऊपर एंजाइम काम करेगा, जो प्रतिक्रिया होगी उसमें कोई एक वस्तु होगी, कोई एक अणु होगा, कोई मॉलिक्यूल होगा जिसके ऊपर एंजाइम काम करके उसको किसी दूसरे अणु में बदलेगा। तो जिसके ऊपर वो काम करेगा उसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट मतलब जिसके ऊपर एंजाइम अपना एक्शन करेगा। तो किस सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम काम करेगा वो भी एकदम स्पेसिफिक है। जो एंजाइम ए सबस्ट्रेट के ऊपर कर रहा है वो बी को नहीं करेगा या सी को नहीं करेगा, जो सी को कर रहा है वो ए बी को नहीं करेगा। और जो प्रतिक्रिया है
वो प्रतिक्रिया के लिए भी एंजाइम स्पेसिफिक है कि उसी प्रतिक्रिया में वो एंजाइम काम आएगा, वो दूसरी प्रतिक्रिया में काम नहीं आएगा। तो एंजाइम का जब हम वर्गीकरण देखते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो है वो एंजाइम को 6 मेजर क्लास में बांटा है। जो इंटरनेशनल यूनियन के हिसाब से जो एंजाइम है वो 6 तरह के होते हैं। ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेजेज, लाइजेज, आइसोमरेजेज और लाइगेजेज। एंजाइम को पहचानने का एक और तरीका आप देखेंगे कि इसके एंड में जो है ना हमेशा एस लगा हुआ है। तो एंजाइम नॉर्मली एंजाइम के पीछे ये लगाया था, जो एंजाइम जो प्रतिक्रिया को कर रहा है उसी प्रतिक्रिया के नाम से उसको बोलते हैं। जैसे हाइड्रोलिसिस मतलब हाइड्रा मीन्स वाटर, तो पानी को ये जोड़ता है या निकालता है तो हाइड्रोलिसिस है। ट्रांसफरेज मतलब ट्रांसफ़र करता है कोई ग्रुप को एक अणु से दूसरे ग्रुप में। ऑक्सीडोरिडक्टेज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रतिक्रिया ये कराता है, ऑक्सीकरण अवकरण प्रतिक्रिया कराता है, तो इसको ऑक्सीडोरिडक्टेज बोलते हैं। तो इस तरीके से इसमें एक और ख़ास बात है कि इनका नंबर जो है ये यही रहता है। आप एक नंबर पे आपको ऑक्सीडोरिडक्टेज ही लिखना है। आप लाइसेस को 1 नंबर नहीं बोल सकते, हाइड्रोलिसिस को 6 नंबर नहीं बोल सकते, इनका नंबर फिक्स है। एंजाइम नंबर 1 मतलब ऑक्सीडोरिडक्टेज, एंजाइम नंबर 2 मतलब ट्रांसफरेज, 3 मतलब हाइड्रोलिसिस, ये फिक्स रहता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्यों चेंज नहीं कर सकते? क्योंकि इनका एक नामकरण है। जैसे हम जानते हैं कि कार्बनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि उनका नोमेनक्लेचर होता है, नाम होता है, ऐसे ही एंजाइम का भी नाम दिया जाता है। एंजाइम का नंबर 1.1.1.1 ऐसा एक नंबर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो पहला डिजिट है ये EC मतलब एंजाइम कमीशन नंबर, तो एंजाइम कमीशन नंबर EC नंबर 1111 है। तो ये 1 पहला जो 1 है ये इंडिकेट करता है कि कौन सा एंजाइम है, ऑक्सीडोरिडक्टेज। तो 1 है मतलब ये वाला एंजाइम है, तो ऑक्सीडोरिडक्टेज मेजर क्लास, पहला क्लास जो है उस। अब इसके अंदर और सब क्लास होगा। सेकेंड डिजिट 1 मतलब ये ऐसा एंजाइम है जो कि CHOH इस ग्रुप के ऊपर काम करता है। कोई दूसरा ग्रुप होगा तो उसके लिए ये नंबर बदल जाएगा। तो CHOH के ऊपर काम करता है तो पहला दूसरा नंबर है। थर्ड डिजिट 1 मतलब ये इंडिकेट करता है कि NAD एज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मतलब इस प्रतिक्रिया में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला जो है वो NAD है। तो ये कंपाउंड जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और इस एंजाइम के प्रेजेंस में, तो ये तीसरा 1 आया है। और चौथा 1 जो आया है इंडिकेट्स द स्पेसिफिक एंजाइम। ये स्पेसिफिक कौन सा एंजाइम जो है उसके लिए ये नामकरण है कि ऐसा एंजाइम जो कि इस ग्रुप के ऊपर काम कर रहा है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीकरण अवकरण की प्रतिक्रिया करा रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और उस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से नामकरण दिया गया है। ऐसे ही किसी का नंबर अगर 2111 है मतलब इससे शुरू हो रहा है, मतलब वो एंजाइम कैसा है, ट्रांसफरेज है। अगर 3 से 5 से शुरू होता है, यहाँ अगर 5 आ गया तो आइसोमरेज टाइप का एंजाइम है, फिर उसमें आगे जो भी प्रतिक्रिया वो करता है। तो एंजाइम का जो क्लासिफिकेशन है उसमें नाम जो दिए गए हैं उनका पोजीशन जो है फिक्स है, इस पोजीशन को ऑल्टर नहीं कर सकते। और बाकी के जो नंबर हैं फिर वो मेन प्रतिक्रिया वो है, अब उसके अंदर कौन से ग्रुप के ऊपर कर रहा है और किस तरह का कर रहा है उसके ऊपर बाकी के नंबर दिए गए हैं। तो एंजाइम के नाम में 4 नंबर रहते हैं नॉर्मली। एंजाइम के जो लक्षण या कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्पेसिफिक फीचर्स क्या हैं, तो एंजाइम जो है वो सब प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन के जो भी गुण होते हैं वो एंजाइम भी शो करते हैं। तो प्रोटीन्स में क्या रहता है, जब प्रोटीन का अणु बनता है तो बहुत सारे एमिनो एसिड जुड़ के प्रोटीन का अणु बनता है, और 2 एमिनो एसिड के बीच का, जैसे मान लीजिए लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन, इस तरह से 4 एमिनो एसिड जुड़ रहा है। लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ट्रिप्टोफैन ऐसा करके आर्जिनिन, हिस्टिडीन, ऐसा मान लीजिए एमिनो एसिड जुड़ रहा है एक के बाद एक। तो इनके बीच का जो बंधन होता है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। तो एक प्रोटीन का जो अणु बनता है, जो एमिनो एसिड मिल के बनता है, तो एमिनो एसिड के बीच का जो बंधन है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड्स बोलते हैं। तो एंजाइम में भी पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे।
और जब चूँकि एक एमिनो प्रोटीन बनता है तो उसमें ऐसे बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं, इसलिए प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड भी कहा जाता है, यानी कि बहुत सारे पेप्टाइड उसमें है, पॉलीपेप्टाइड्स। तो पेप्टाइड्स पॉलीपेप्टाइड्स है तो एंजाइम भी जो है वो भी पॉलीपेप्टाइड है, बहुत सारे एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं। तो ये प्रोटीन के सारे लक्षण को प्रकट करेंगे। तो लाइक प्रोटीन्स दे कैन डीनेचर्ड बाय चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को या पीएच को बदल देंगे, यानी कि माध्यम जो है वो अम्लीय या क्षारीय हो जाएगा, न्यूट्रल पीएच से अगर अम्लीय हो गया, कम हो गया, या क्षारीय हो गया, ज़्यादा हो गया पीएच, तो एंजाइम काम नहीं करेगा ठीक से। इसी तरह से टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो भी एंजाइम ठीक से काम नहीं करता है, थोड़ा उसकी एक्टिविटी पे असर पड़ता है। तो इसका कारण क्या, डीनेचर्ड एक शब्द इस्तेमाल किया गया। डीनेचर्ड मतलब उसका जो आकार है, एंजाइम का आकार जो है ना, वो उसमें थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। जो पॉलीपेप्टाइड मतलब एक जैसे ऐसा चेन जो तैयार होता है, वो ऐसा प्रोटीन जो लंबा चेन तैयार हो वो ऐसा सीधा नहीं रहता है, वो एक अपना निश्चित आकार लेता है। नॉर्मली इस तरह का कुछ एक इस तरह का शेप में रहेगा उसका प्रोटीन का स्ट्रक्चर। जब आप देखोगे तो उसमें देख सकते हैं कि अलग अलग प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो है अलग अलग होता है। इसको टर्शियरी स्ट्रक्चर बोलते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर सब प्रोटीन का अलग अलग होता है। तो ये स्ट्रक्चर में अगर बदलाव आ जाए तो फिर वो काम नहीं करता है प्रोटीन। तो जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो इसके बीच में ऐसा स्ट्रक्चर ये कैसे बनता है मुड़ के, ये आपस में इसमें बॉन्ड वगैरह बनते हैं, यहाँ पे बीच बीच में यहाँ सब हाइड्रोजन बॉन्ड है, इस तरह के बॉन्ड बनते हैं। तो ये सब टूट जाता है और ये खुल जाता है और इसका काम नहीं करता है। तो हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन जो है वो डैमेज हो जाता है, तो एंजाइम भी डैमेज हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा गर्मी अगर है तो उसमें कभी कभी पेट ख़राब होने का डर रहता है, या उसमें बोलते हैं बहुत गर्मी में अगर धूप में खड़े रहेंगे तो वहाँ पे सनस्ट्रोक वगैरह होता है, क्योंकि एंजाइम्स पर असर पड़ता है, सेल्स का भी डेथ होता है। तो जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस हैं वो नॉर्मली 100 डिग्री से नीचे होते हैं, 100 डिग्री से नीचे वो पाए जाते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होते हैं और नियरली न्यूट्रल पीएच, मतलब जब पीएच जो है 7 है उसी के आसपास एंजाइम अच्छा काम करता है। और अम्लीय या क्षारीय हो जाएगा तो एंजाइम का एक्टिविटी पे असर पड़ेगा। और एंजाइम जो है जब कोई प्रतिक्रिया में हिस्सा लेता है, कोई रासायनिक प्रतिक्रिया में, बायोकेमिकल प्रतिक्रिया में हिस्सा लेता है, तो उसका स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज आता है, लेकिन जैसे ही प्रतिक्रिया ख़त्म होती है तो वापस अपने पुराने स्ट्रक्चर में वो आ जाता है। जब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है, हिस्सा लेती है, तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, बाद में वापस आ जाती है। और एंजाइम एग्जिबिट इनॉर्मस कैटालिटिक पावर, मतलब इनमें जो ये कैटालिसिस करने की, जो प्रतिक्रिया को बढ़ाने की जो क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है। तो रेट जो है नॉर्मली देखा गया 10⁶, मतलब 10 लाख से लेकर 10⁻12 टाइम्स ग्रेटर होता है ये, जो कि कॉरस्पॉन्डिंग अनकैटलाइज रिएक्शन, अगर मैं उसी प्रतिक्रिया को बिना कैटलिसिस के अलग से करें तो जितना समय लगेगा उससे इतना गुना बढ़ जाता है जब एंजाइम काम करता है। तो इस तरीके से एंजाइम बहुत तेज़ी से बढ़ा देता है प्रतिक्रिया को। तो ये एंजाइम के कुछ लक्षण हैं कि एक तो ये प्रोटीन होते हैं, तो प्रोटीन के सारे गुण ये करते हैं। प्रोटीन में ज्यूटार आयन होता है तो इसमें भी ज्यूटार आयन जैसा बिहेव करेगा, प्लस माइनस। प्रोटीन की तरह ये डीनेचर्ड हो जाएगा, यानी कि पीएच चेंज होगा तो इसका आकार बदल जाएगा, टेम्परेचर होगा तो आकार बदल जाएगा। इस तरह से इसका रिएक्शन जो है 100 डिग्री से नीचे होगा और न्यूट्रल पीएच पे होगा। और जब ये रिएक्शन में हिस्सा लेता है तो इसका फिजिकल जो इसका स्ट्रक्चर जो है थोड़ा बदलता है और फिर वापस आ जाता है जब प्रतिक्रिया ख़त्म होती है तो। और इसका कैटालिटिक पावर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत प्रतिक्रिया के वेग को ये कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो एंजाइम का जो एक्शन है वो नॉर्मली इस तरीके से होता है कि पहला जो एंजाइम का एक अणु है और सबस्ट्रेट जिसके ऊपर एंजाइम काम करता है, सबस्ट्रेट को S से दिखाए हैं और एंजाइम को E से दिखाए हैं, तो वो दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं तो दोनों के बीच में एक कॉम्प्लेक्स तैयार होता है दोनों मिल करके, जिसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट जब मिल के एक कॉम्प्लेक्स तैयार होगा जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और दूसरे स्टेप में क्या होगा कि डीकम्पोजिशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गिव्स प्रोडक्ट एंड एक्टिव एंजाइम।
तो ये एंजाइम है और सबस्ट्रेट है, ये दोनों मिल करके एक कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ, फिर इसके आपस में जो भी अंदर प्रतिक्रिया होनी है हुई, और फिर ये अलग हो जाता है, एंजाइम अलग हो जाता है, और अब जो सबस्ट्रेट है वो बदल के प्रोडक्ट में बदल गया है। मतलब ये इसके साथ जुड़ा, फिर इसमें जो भी चेंज करना है एंजाइम ने किया और ये प्रोडक्ट में बदल गया, फिर एंजाइम अलग हो गया। तो इस तरीके से एक सिंपल तरीके में हम बता सकते हैं कि कैसे ये रिएक्शन करता है। और हर एंजाइम का, जैसे हमने देखा कि एंजाइम का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, इस तरह का जो भी स्ट्रक्चर होगा, तो उसमें एक जगह होता है जहाँ पर, जैसे ये जगह है या ये स्पेस है, ये जहाँ पर कि कोई सबस्ट्रेट जो अणु जिसके ऊपर ये काम करेगा वो आके फिट हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं उसका एक्टिव साइट। तो यहाँ पर अगर माने कि ये एंजाइम का स्ट्रक्चर है, ये वाला एरिया जो है, यहाँ पे कोई इस तरह का अणु जो है आके यहाँ पे फिट हो सकता है, तो ये जो है एंजाइम का एक्टिव साइट हुआ, जहाँ पे वो अणु आके फिट हो सकता है या उसका सबस्ट्रेट जाके जहाँ पे जुड़ता है, तो उसको बोलते हैं एक्टिव साइट। तो ये एक डायग्राम की मदद से दिखाया गया है। जैसे ये एक एंजाइम है, इसमें इस तरह के खांचे बने हुए हैं जो उसका एक्टिव साइट है, और जो सबस्ट्रेट आ रहे हैं वो भी आप देखेंगे उसमें भी इसी तरह के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो ये गोल वाला हिस्सा यहाँ फिट हो सकता है और ये तिकोना वाला हिस्सा यहाँ फिट हो सकता है, तो ये जाके यहाँ फिट हो जाता है आकर के। तो इसमें जो इसी तरह का जो मॉलिक्यूल होगा वही आके यहाँ बैठ पाएगा, दूसरा यहाँ नहीं बैठ पाएगा। इसलिए एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर और उसका स्ट्रक्चर उसी तरीके से बनता है कि जहाँ उसको ये रिएक्शन कर सके। तो ये यहाँ पर आके बैठ गया, तो जब ये दोनों जुड़ के ये हो गया तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तैयार हो गया, जहाँ एंजाइम सबस्ट्रेट जुड़ गया है। फिर इसमें यहाँ पे प्रतिक्रिया होती है, तो एंजाइम इसको तोड़ता है, जो भी करना है कर रहा है। तो अब ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया है, तो इसलिए इसका कलर चेंज कर दिया गया है। तो अब एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया है, सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स था उसको प्रोडक्ट में बदल दिया है, तो एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो गया है, और लास्ट में फिर वो प्रोडक्ट जो है वो निकल जाते हैं और फिर से एंजाइम फ्री हो जाता है। तो ये एंजाइम, ये देख सकते हैं कि ये दोनों जुड़े हुए थे, एक अणु था, उसको एंजाइम ने तोड़ के दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना दिए और एंजाइम फिर से फ्री हो जाता है। तो एक्टिव साइट से वो निकल जाता है और एंजाइम फ्री हो जाता है। तो नॉर्मली एंजाइम जो है इसी तरीके से काम करता है, जिस पर काम करना है उसके साथ जुड़ता है, उसमें जो चेंज करना है करता है, और उसके बाद उसको छोड़ देता है और खुद अलग हो जाता है। तो ये नॉर्मली एंजाइम के काम करने का तरीका होता है। तो इसको जो है ना लॉक एंड की मेथड भी बोलते हैं। इसके लिए लॉक एंड की मेथड वो शब्द भी इस्तेमाल किया जाता है। उसमें बोलता है कि जो सबस्ट्रेट है और एंजाइम है वो बिल्कुल जैसा जिस ताले में जो चाबी फिट होती है उसमें जैसा खांचा बना होता है वैसे वही चाबी उसमें लग सकती है, दूसरा नहीं लगेगा। तो इसमें भी वैसा ही है कि जैसा एंजाइम है उसमें जो सबस्ट्रेट फिट होना है वही फिट होगा और बाद में इसको प्रोडक्ट बना के निकालता है। तो इसको लॉक एंड की मॉडल भी बोला जाता है कि एंजाइम का जो एक्शन है वो लॉक एंड की तरह होता है कि उसमें उसी तरह वैसा ही खांचा बना होता है, वही सबस्ट्रेट उसमें फिट होगा, दूसरा उसमें फिट नहीं हो सकता है। तो ये एक उसी चीज़ को एक दिखाने के लिए दूसरा डायग्राम है। तो इसमें लॉक एंड की मॉडल भी इसको बोला जाता है, एंजाइम का जो मोड ऑफ एक्शन होता है।